Class 12th History, Theme 4 Thinkers, Beliefs and Buildings, Cultural Developments, approximately 600 BCE to 600 CE. In this chapter, we shall go on a long journey across 1,000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. इस चैप्टर में हम लोग 1000 years की लॉन्ग जर्नी पे चलेंगे फिलोसफर्स के बारे में जानने के लिए, उनके जो अटेम्प्ट थे, उनकी जो कोशिश थी दुनिया को समझने की, उस कोशिश को जानने के लिए। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से उनके जो व्यूज थे उनको ओरल लिटरेचर में, रिटन टेक्स्ट में कंपाइल किया गया, बाद में उनके व्यूज को आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के थ्रू भी एक्सप्रेस किया गया। तो उनके जो व्यूज थे डिफरेंट फॉर्म्स में जिस तरह से प्रिजर्व किए गए, वो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि उन फिलोसफर्स ने किस तरह से लोगों के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। इस चैप्टर में बेशक हम लोग बौद्ध रिलीजन पे फोकस करेंगे, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि बौद्ध रिलीजन आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुआ था, एकदम से अलग थलग डेवलप नहीं हुआ था। जिस समय बौद्ध रिलीजन का ओरिजिन हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, उस समय और भी कई सारे ट्रेडिशंस थे और ये सारे ट्रेडिशंस आपस में इंगेज थे डिबेट्स के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू। ये जो 600 BCE से 600 CE तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कल्चरल डेवलपमेंट को, मतलब रिलीजियस व्यूज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस ने जिन सोर्सेस को यूज किया है, वो सोर्स हैं बौद्धिस्ट लिटरेचर, जैन एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऑल्सो। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ना सिर्फ इन रिलीजियस टेक्स्ट को यूज किया है, बल्कि इन्होंने इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस जो है उनको भी यूज किया गया है इस पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। उस समय का जो बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट है वो सांची स्तूप है और इस चैप्टर में सांची स्तूप पर मेजर फोकस किया गया है। अ ग्लिम्स ऑफ सांची। नाइनटीन सेंचुरी में यूरोपियंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे सांची स्तूप में। असलियत ये थी कि जो फ्रेंच लोग थे इन्होंने शाहजहां बेगम से परमिशन मांगी ताकि वो जो सांची स्तूप का बेस्ट प्रिजर्व्ड गेट है, ईस्टर्न गेटवे इसका, उसको फ्रांस ले जा सकें और उसको वहां के म्यूजियम में डिस्प्ले कर सकें। काफी समय तक जो इंग्लिशमैन थे उन्होंने भी ऐसी कोशिश की, लेकिन किस्मत से जो फ्रेंच और इंग्लिश थे उनको केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपी से ही सेटिस्फाई होना पड़ा और इस तरह से जो ओरिजिनल ईस्टर्न गेटवे है सांची का, वो उसी जगह पे पाया जाता है आज भी जहां पर उसको डिस्कवरी के समय वो पाया गया था और वो भोपाल स्टेट का एक पार्ट है। भोपाल की जो रूलर्स थी शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहान बेगम, इन्होंने सांची स्तूप के प्रिजर्वेशन के लिए मनी प्रोवाइड किया और इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, कोई भी वंडर नहीं है कि जब जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर अपने इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स, अपने इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी, तो उन्होंने उन बुक्स को सुल्तान जहां बेगम को डेडिकेट किया। सुल्तान जहां बेगम जो थी, इन्होंने म्यूजियम बनाने के लिए भी पैसा प्रोवाइड किया। सांची स्तूप या सांची में जो म्यूजियम है उसको बनाने के लिए पैसा प्रोवाइड किया। इसके अलावा जो सांची में गेस्ट हाउस है जहां पर रहकर जॉन मार्शल ने अपना रिसर्च वर्क किया था, अपनी बुक्स को लिखा था, उसको बनाने का पैसा भी सुल्तान जहां बेगम ने प्रोवाइड किया। इसके अलावा सुल्तान जहां बेगम ने
जॉन मार्शल के बुक्स के पब्लिकेशन की फंडिंग भी की। और इसीलिए अगर आज सांची स्तूप कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है तो इसमें जो भोपाल की रूलर्स थे उनके द्वारा लिए गए वॉइस डिसीजंस हैं। इसके अलावा ये सांची स्तूप की ही किस्मत थी कि सांची स्तूप रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की आंखों से बच गया, उन यूरोपियंस की आंखों से भी बच गया जो कि यहाँ की चीजों को, चाहे वो ईस्टर्न गेटवे हो या यहाँ पर पाए गए जो स्कल्पचर, जो मूर्तियां हैं, उसको वो यूरोप ले जाना चाहते थे। तो उन सब की आंखों से बच पाना या उनका जो एफर्ट था ले जाने का वो सक्सेसफुल ना हो पाना भी एक रीजन है कि आज जो भी सांची स्तूप जो है वो ये कॉम्प्लेक्स बच पाया है। सांची स्तूप की डिस्कवरी के साथ ही अर्लीस्ट बौद्ध रिलीजन को लेकर के जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आज जो सांची स्तूप है वो एक एविडेंस के रूप में स्टैंड करता है कि किस तरह से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इंडिया में आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इसके रेस्टोरेशन में, इसके प्रिजर्वेशन में किस तरह से एक सक्सेसफुल मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सक्सेस को शो करता है या उसके सक्सेस का एविडेंस है कि जो एफर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्कियोलॉजिकल साइट्स को रिस्टोर करने का, प्रिजर्व करने का, उसको सिंबलाइज करता है सांची स्तूप। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट? लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सांची स्तूप का सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है? ये जो माउंड है इसको क्यों बनवाया गया था? इसमें क्या चीज है? इसके चारों तरफ स्टोन रेलिंग क्यों बनाई गई? इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को किसने बनवाया या इसके कंस्ट्रक्शन को का पेमेंट, जो खर्चा है वो किसने उठाया? इसको कब डिस्कवर किया गया? इस सब के पीछे काफी फैसिनेटिंग स्टोरी है, काफी रोचक कहानी है जो कि हम इस चैप्टर में अनकवर करेंगे। और सांची स्तूप इससे रिलेटेड या सांची स्तूप के डिस्कवरी के बाद जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है बौद्ध रिलीजन को लेकर के वो ट्रांसफॉर्म हुई। तो सांची स्तूप के बारे में टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और इंस्क्रिप्शंस की मदद से हम लोग बौद्ध रिलीजन और सांची की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो अर्लीस्ट बौद्धिस्ट ट्रेडिशन है इसके बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। 2. The background, sacrifices and debates. The first millennium BCE is often regarded as a turning point in world history. जो फर्स्ट मिलेनियम BCE है इसको वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। तो फर्स्ट मिलेनियम BCE को विश्व इतिहास का मुख्य मोड़ क्यों कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, it is called the turning point in the world history because it saw the emergence of thinkers such as Zoroaster in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece, and Mahavir and Gautam Buddha among many others in India. तो इसको टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इस पीरियड में पूरी दुनिया में कई सारे जो थिंकर्स थे, कई सारे जो फिलोसफर्स थे, उनका एमर्जेंस हुआ, उनका उदय हुआ। जैसे ईरान में ज़रथुस्ट्रा, कॉन्गजी चाइना में, सोक्रेटी, प्लेटो, अरिस्टोटल ये ग्रीस में, और इंडिया में कई सारे फिलोसफर्स जिसमें महावीर और गौतम बुद्ध भी शामिल थे, इनका एमर्जेंस हुआ। ये जो फिलोसफर्स थे इन्होंने दुनिया की मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश की,
ना सिर्फ मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस की दुनिया की, ये हमारे इंसान के एग्जिस्टेंस की क्या मिस्ट्री है, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये जानने की कोशिश की, बल्कि ये जो ह्यूमन बीइंग एंड कॉस्मिक ऑर्डर है इसके बीच में भी रिलेशन को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये वो टाइम था जबकि कई सारे नए किंगडम्स, कई सारी जो सिटीज थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हो रहे थे। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में भी नए जो शहर थे, नए जो कह सकते हैं राज्य थे, वो डेवलप हो रहे थे और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कई तरह से बदल रही थी। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो गंगा वैली में, और इस तरह से ये टर्निंग पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे न्यू किंगडम्स, नई सिटीज डेवलप हो रहे थे जिससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों का सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि गंगा वैली में किस तरह से अर्लियर सेटलमेंट्स डेवलप हुए, वहां पर एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हुआ, और इस पीरियड में ये जब सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे तो इस पीरियड में ये जो थिंकर्स थे इन्होंने इन डेवलपमेंट्स को भी समझने की कोशिश की और उसके पीछे अपना इंटरप्रिटेशन भी दिया। द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, बौद्ध रिलीजन के पहले भी या बौद्ध रिलीजन के काफी पहले कई सारे प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ थॉट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे। ना सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ थॉट्स बल्कि रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस भी पाए जाते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन जिसके बारे में हम ऋग्वेद से जान सकते हैं, तो ये जो ऋग्वेद है इसको कंपाइल किया गया अप्रोक्सीमेटली 1500 टू 1000 BCE के बीच में। तो ऋग्वेद से हमें अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है, और जो वैदिक ट्रेडिशन था ये कह सकते हैं वैदिक पीरियड का अपना खुद का एक वे ऑफ थिंकिंग, एक अपना ट्रेडिशन था, रिलीजियस बिलीव्स थे और प्रैक्टिसेस थे। जो ऋग्वेद है इसमें कई सारे श्लोक्स कंसिस्टेड हैं। ऋग्वेद में कई सारे श्लोक पाए जाते हैं या पोएम्स विच वर रिटन इन प्रेज ऑफ वेरियस डीटीज। तो मुख्य या कई सारे देवताओं की प्रशंसा में इसमें हेम्स लिखे हुए हैं, दैट मीन्स होली पोएम्स लिखी हुई हैं या श्लोक लिखे हुए हैं। स्पेशली जो अर्ली वैदिक पीरियड के मेन गॉड थे अग्नि, इंद्र एंड सोम। तो ऋग वेद के मुख्य देवता या अर्ली वैदिक पीरियड के मुख्य जो देवता थे वो अग्नि, इंद्र और सोम थे। कई सारे जो श्लोक हैं उनको उस समय पढ़ा जाता था जबकि सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था, और ये जो अनुष्ठान सेक्रीफाइसेस होते थे इसमें इसको लोग करते थे किस लिए? फॉर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा। शुरू में जो सेक्रीफाइसेस थे ये कलेक्टिवली परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन बाद में लगभग 1000 BCE से 500 BCE के बाद इसमें से कुछ सेक्रीफाइसेस जो थे ये परिवार के मुखिया अपने परिवार के लोगों के वेल बीइंग के लिए इंडिविजुअली इसको परफॉर्म करने लगे। जो इलेबरेट सेक्रीफाइसेस थे जैसे राजसूय और अश्वमेध, ये जो यज्ञ थे इनको चीफ और किंग जो कबीलों के मुखिया या राजा परफॉर्म करते थे, और इन सेक्रीफाइसेस को कराने के लिए चीफ और किंग किस पे डिपेंड करते थे? ब्राह्मण प्रीस्ट पर। तो ब्राह्मण प्रीस्ट इन रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। लेकिन समय के साथ लगभग 6th century BC ऑनवर्ड जब उपनिषद को लिखा गया तो उस पीरियड में उपनिषद में ऐसे कई सारे विचार पाए जाते हैं जो ये बताते हैं कि लगभग 6th century BC के बाद से जो लोग थे वो काफी क्यूरियस थे, जीवन क्या है, क्या
डेथ के बाद लाइफ होती है या नहीं, ठीक है, मृत्यु के बाद जीवन संभव है या जीवन होता है या नहीं, रीबर्थ पुनर्जन्म होता है या नहीं, ये जो क्या हमारा पुनर्जन्म है ये हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। ऐसे कई सारे विषय थे जिस पर बहुत ज्यादा डिबेट होता था। जो थिंकर्स थे वो जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको समझने में और एक्सप्रेस करने में लगे हुए थे। वैदिक ट्रेडिशन के बाहर भी कई सारे ट्रेडिशंस थे जो कहते थे या जो क्वेश्चन रेज करते थे कि क्या कोई सिंगल अल्टीमेट रियलिटी है या नहीं है। तो इस तरह से लोगों ने सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन के सिग्निफिकेंस पर क्वेश्चन रेज करना या उस पर डाउट करना शुरू कर दिया। डिबेट्स एंड डिस्कशंस। जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो अर्ली बौद्धिस्ट रिलीजियस बुक्स हैं, उसमें हमें कई सारे जो लाइवली डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, उसके बारे में पता चलता है। तो जब हम बौद्ध रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि लगभग उस समय 64 डिफरेंट सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट्स पाए जाते थे। तो ब्रह्मैनिकल ट्रेडिशन के अलावा 64 अदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे। इनके जो टीचर्स थे, इनके जो गुरु थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे और वो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के मास्टर को, टीचर को अपने व्यूज से कन्विंस करने की कोशिश करते थे। ना सिर्फ अपने राइवल ग्रुप को या दूसरे जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट था, बल्कि ले पर्सन्स, कॉमन लोगों को भी वो अपने व्यूज से कन्विंस करने की कोशिश करते थे। वो अपने फिलॉसफी की वैलिडिटी को बताने की कोशिश करते थे कि उनके अकॉर्डिंग दुनिया क्या है। फिर उनके जो व्यूज थे, चाहे वो जन्म को लेकर के, मृत्यु को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, इन सब पे डिस्कशन होता था। ये जो डिबेट्स होते थे ये कुटार गृहशाला में होते थे। तो ये कुटागारशाला, लिटरली इट वाज अ हट विथ पॉइंटेड रूफ। जैसे नाम से लग रहा है कुटागारशाला, इसका मतलब कि वो झोपड़ी जिसका जो छत है वो नुकीला होता था। तो ये जो डिबेट्स थे ये कुटागारशाला में या फिर ग्रूव्स में होते थे, बगीचों में होते थे, जहां पर ट्रेवलिंग मॉन्क्स स्टे करते थे। और अगर जो फिलोसफर अपने राइवल ग्रुप को अपने व्यू से कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाता था, तो जो डिफीटेड फिलोसफर होता था वो अपने फॉलोअर्स के साथ जीतने वाले का डिसिपल बन जाता था। तो इस तरह से कई सारे जो सेक्ट्स थे, तो डिफरेंट सेक्ट्स का जो सपोर्ट है समय के साथ कभी बढ़ जाता था और कभी घट भी जाता था। इसमें से कई सारे टीचर्स, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि 64 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, इसमें से कई सारे टीचर्स जैसे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, इन्होंने वेदों की अथॉरिटी पर प्रश्न उठाया। इन्होंने इंडिविजुअल एजेंसी पर एम्फेसिस दिया। इन्होंने कहा कि जो मेन और वुमेन है वो सेल्फ एफर्ट से लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं, दुनिया के जो कष्ट हैं इससे मुक्ति पा सकते हैं। इनका जो व्यू था कि इंसान खुद अपने प्रयास के द्वारा कष्टों से मुक्ति पा सकता है, ये ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट से टोटली अपोजिट था। क्योंकि ब्रह्मैनिकल जो व्यू था इसके अकॉर्डिंग किसी भी इंसान का जो एग्जिस्टेंस है वो उसके बर्थ से डिसाइड होता है। बर्थ से डिसाइड होता है कि उसका कास्ट क्या होगा, उसका कह सकते हैं वर्ण क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा। How Buddhist texts were prepared and preserved. The Buddha
एंड अदर टीचर्स दे टॉट ऑरली। तो जो बौद्ध धर्म ग्रंथ किस तरह से प्रिपेयर किए गए, कैसे इनको प्रिजर्व किया गया। तो जो बौद्ध रिलीजन के मेन टीचर्स थे, चाहे वो लॉर्ड बुद्धा या उनके जो दूसरे फॉलोअर्स जो थे, शुरू में या भगवान बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं दी वो ओरल दी, और इनके जो थॉट्स थे ओरली सर्कुलेट हुए। इन्होंने अपने टीचिंग्स को डिस्कशन और डिबेट के थ्रू पॉपुलराइज किया। आदमी, औरत, बच्चे सब इन डिस्कोर्सेस को अटेंड करते थे। जब डिस्कशंस होते थे वो इसको अटेंड करते थे। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। इनके डेथ के बाद लगभग 5th सेंचुरी से 4th सेंचुरी BCE के बाद इनकी जो टीचिंग्स थी, इनको इनके डिसिपल्स ने, इनको इनके शिष्यों ने कंपाइल किया। कहाँ पे? एट द काउंसिल ऑफ एल्डर्स और द सीनियर मॉन्क्स एट वैशाली। तो लगभग 5th और 4th सेंचुरी BCE में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लिखने के लिए एक आपका काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ये इनके काउंसिल ऑफ एल्डर्स की मीटिंग वैशाली में हुई, और यहाँ पर जो सीनियर मॉन्क्स थे वो यहाँ पर असेंबल हुए, और उस असेंबली के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लिखा जाएगा। तो वैशाली ये आपका प्रेजेंट डे बिहार में है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को कंपाइल किया गया है। इनको जो कंपाइल किया गया, इनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक इट मीन्स 3 बास्केट्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट। त्रिपिटक क्या है? ये 3 बास्केट्स हैं जिसमें अलग अलग जो बास्केट्स में अलग अलग काइंड ऑफ बुक्स को इंक्लूड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। पहले ये जो लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग्स थी ये ओरली ट्रांसमिट हुई, ओरली सर्कुलेट हुई, बाद में इनको लिखा गया और इनको क्लासिफाई किया गया लेंथ के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। त्रिपिटक में ये जो 3 बास्केट्स हैं, विनय पिटक, इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइन द संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर। संघ में रहने वाले जो मॉन्क और नन थे उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन विनय पिटक में लिखे हुए हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन के बारे में सुत्त पिटक में लिखा हुआ है, और अभिधम्म पिटक जो है इसमें फिलोसफिकल मैटर्स के बारे में बताया गया है। हर जो पिटक है इसमें कई सारी किताबें हैं, कई सारे जो आपके इंडिविजुअल टेक्स्ट हैं। बाद में ये जो इंडिविजुअल टेक्स्ट हैं इन पे कमेंट्रीज भी लिखी गई बौद्धिस्ट स्कॉलर्स के थ्रू। जैसे जैसे बौद्ध रिलीजन नए रीजन्स में ट्रेवल करता गया, दूसरे लोगों ने भी बौद्धिज्म को अडॉप्ट किया, अपना लिया, उसके फॉलोअर बन गए, जैसे श्रीलंका। तो वहां पर भी बौद्ध टेक्स्ट लिखे गए, जैसे दीपवंश, लिटरली द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, द्वीप का इतिहास द्वीपवंश हो गया। महावंश द ग्रेट क्रॉनिकल, और इसमें बौद्धिज्म के रीजनल हिस्ट्रीज को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें से कई सारे जो वर्क हैं इसमें लॉर्ड बुद्ध की बायोग्राफीज भी हैं। कुछ जो ओल्डेस्ट बौद्ध टेक्स्ट हैं वो पाली लैंग्वेज में हैं, लेकिन बाद में जो बौद्ध टेक्स्ट थे वो संस्कृत में लिखे गए। जब बौद्ध रिलीजन ईस्ट एशिया में पहुंचा तो पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री जैसे फाहियान, हुएनसांग, ये चाइना से ट्रेवल करके इंडिया आए ताकि वो बौद्ध टेक्स्ट को स्टडी कर सके, उनको अपने साथ लेकर के चाइना जा सके। तो जब ये चाइना गए तो कई सारी बुक्स लेकर के भी गए और इन्होंने कई सारी बुक्स को ट्रांसलेट भी किया। Indian Buddhist teachers also travel to far away places
जो इंडिया के बौद्धिस्ट टीचर्स थे वो भी दूर दराज एरिया तक जाते थे और वो अपने साथ बौद्ध टेक्स्ट लेके जाते थे लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग्स को वहां पर पॉपुलराइज करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। बौद्ध टेक्स्ट इस तरह से इनको मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में प्रिजर्व किया गया कई सेंचुरीज तक मोनेस्ट्रीज में, और ये जो मोनेस्ट्रीज एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में थी, तो एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो बौद्ध टेक्स्ट इनको मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में प्रिजर्व किया गया। और जो मॉडर्न ट्रांसलेशंस हैं वो भी जो अर्लीस्ट बौद्ध टेक्स्ट हैं जो कि पाली, संस्कृत, चाइनीज या तिब्बतियन टेक्स्ट या तिब्बतियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, मॉडर्न ये जो एंशियंट टेक्स्ट हैं ये मॉडर्न ट्रांसलेशंस को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। 3. बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, द मैसेज ऑफ महावीर। The basic philosophy of the Jainas was already in existence in North India before the birth of Vardhaman. जैन धर्म की जो बेसिक फिलॉसफी थी वो नॉर्थ इंडिया में वर्धमान महावीर के जन्म के पहले से ही पाई जाती थी। वर्धमान, जिनको महावीर के नाम से जाना गया, इनका जन्म लगभग 6th सेंचुरी BCE में हुआ था। जैन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग महावीर के पहले 23 और टीचर्स हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। तो तीर्थंकर ये वो टीचर्स थे जो मेन और वुमेन को गाइड करते थे रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। जैन रिलीजन का जो इम्पोर्टेंट आइडिया है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया है वो कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। तो हर चीज में जीवन होता है, इसीलिए नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स, ये स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, इनको नुकसान ना पहुंचाना जैन फिलॉसफी का सेंट्रल आइडिया है। ये जो जैन प्रिंसिपल है अहिंसा, जो कि जैन रिलीजन का बेसिक आइडिया है, इसने इंडियन थिंकिंग पर अपना कभी ना मिटने वाला असर छोड़ा है। जैन टीचिंग्स के अकॉर्डिंग जो बर्थ एंड रिबर्थ का साइकिल है वो कर्म के थ्रू डिसाइड होता है, और asceticism and penance, they are required to free oneself from the cycle of karma. Severe self-discipline and penance, it means the act to show that you have done wrong and that's why you are feeling sorry. तो ये जो है जिसको बोलते हैं कि कठिन जीवन और पश्चाताप इनकी जरूरत होती है ताकि हम जो अपने कर्मों के साइकिल से अपने आप को मुक्त कर सकें। ऐसा जो है सल्वेशन को अचीव करना, मुक्ति को हासिल करना, ये कैसे हासिल किया जा सकता है? दुनिया का त्याग करके, रिनाउंसिंग द वर्ल्ड पब्लिकली, डिसोनिंग समथिंग। तो दुनिया का त्याग करके कोई भी इंसान जो है वो सल्वेशन अचीव कर सकता है या दुनिया के दुखों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। सल्वेशन को अचीव करने के लिए जैन रिलीजन के अकॉर्डिंग मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस जरूरी है। और यहाँ पर जो मोनेस्ट्रीज होती थी, जैन मोनेस्ट्रीज, यहाँ पर जैन मॉन्क और नन रहते थे जो यहाँ पर रहते थे। सल्वेशन को अचीव करने के लिए उन्हें 5 शपथ लेनी पड़ती थी। टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग एंड लाइंग, कि ये लोग किसी की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सेलिबेसी को फॉलो करेंगे और
ये लोग प्रॉपर्टी को जो है वो कह सकते हैं पोजेस नहीं करेंगे, संपत्ति को इकट्ठा और हासिल नहीं करेंगे। The spread of Jainism. Gradually, Jainism spread to many parts of India. Like the Buddhists, Jain scholars produce a wealth of literature in a variety of language, Prakrit, Sanskrit and Tamil. तो धीरे धीरे जो जैन रिलीजन था वो इंडिया के कई सारे पार्ट्स में फैल गया और जो जैन स्कॉलर्स थे इन्होंने अपना खुद का लिटरेचर प्रोड्यूस किया जो कि कई सारे लैंग्वेजेस में जो जैन रिलीजियस बुक्स को लिखा गया, प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में, और सेंचुरीज तक जो जैन रिलीजियस टेक्स्ट थे इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स को उन टेम्पल्स की लाइब्रेरी में केयरफुली प्रिजर्व करके रखा गया जो कि जैन रिलीजन को डेडिकेटेड टेम्पल थे। कुछ जो अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स हैं जो कि रिलीजियस आपका जैन रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ये उन डिवोटीज ने बनवाए थे जो कि इस रिलीजन के फॉलोअर थे। ये जो अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स जैन रिलीजन में हैं, दे आर ऑफ जैन तीर्थंकरास, वो जैन तीर्थंकर जैन टीचर्स के मूर्तियां हैं जिनको कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे साइट्स से रिकवर किया गया है। 4. द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। उस समय के सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे प्रभावशाली जो टीचर थे वो लॉर्ड बुद्ध थे। इनकी जो टीचिंग्स, इनके जो मैसेज थे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पॉपुलर हुए और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैले। ना सिर्फ इनके जो मैसेजेस थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैले बल्कि ओवर द सेंचुरीज इनके मैसेजेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी पहुंचे। सेंट्रल द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। उस समय के सबसे इन्फ्लुएंशियल टीचर्स लॉर्ड बुद्धा थे और इनके जो मैसेज थे ये हजारों सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स और वहां से बाहर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी, जैसे सेंट्रल एशिया होते हुए चाइना, कोरिया, जापान, इसके अलावा श्रीलंका, फिर आपका अक्रॉस द सीज समुद्र पार करके म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक पहुंचे। क्वेश्चन ये रेज होता है कि लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में हम कैसे जानते हैं। जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स हैं इनको केयरफुली रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। कैसे? जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनको केयरफुली एडिट करके, ट्रांसलेट करके और उनको एनालाइज करके। तो जिन बौद्धिस्ट टेक्स्ट को हम लोगों ने, जैसे आपका त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो ये अर्लीस्ट बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। इनको केयरफुली एडिट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, एनालाइज किया गया और फिर इन सब के थ्रू लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की है। कैसे? हैगियोग्राफीज को केयरफुली स्टडी करके। आपका हैगियोग्राफी, इट इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। हैगियोग्राफी क्या होता है? जब किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी को लिखा जाता है और नॉर्मली जो हैगियोग्राफीज हैं दे प्रेज द सेंट्स अचीवमेंट। इसमें संत की जो उपलब्धियां हैं उसकी प्रशंसा की जाती है और जरूरी नहीं है कि हैगियोग्राफी में जो कुछ भी लिखा गया हो वो लिटरली एक्यूरेट हो, और इसीलिए जो हिस्टोरियंस हैं वो हैगियोग्राफीज को केयरफुली स्टडी करके उसमें से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं।
तो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को स्टडी करने के लिए जो सोर्सेज हैं, अर्लीस्ट बौद्धिस्ट टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम हेगियोग्राफीज related to the life of Lord Buddha, और इन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जो बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये एक शक्य क्लैन के कबीले के पुत्र थे। इनका पालन पोषण महल के अंदर हुआ। इनको दुनिया के कष्टों से, लाइफ की जो हार्श रियलिटीज हैं उनसे दूर रखा गया। एक बार ये अपने चैरिटी, जो अपना सारथी था, उसको कन्विंस करने में सक्सेसफुल हुए और फिर ये अपने रथ में अपने सारथी के साथ शहर में निकले घूमने के लिए। और जो इनकी फर्स्ट जर्नी थी महल के बाहर, ये काफी इनके लिए शॉकिंग थी। ये बहुत ज्यादा दुखी हुए जब इन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा और एक डेड बॉडी देखी। तो इन्होंने रियलाइज किया कि किस तरह से जो है डेथ को रोका नहीं जा सकता, ह्यूमन बॉडी के डिस्ट्रक्शन को रोका नहीं जा सकता। इसके बाद इन्होंने एक सन्यासी को भी देखा, होमलेस मेडिकेंट सन्यासी को देखा। और ये जो सन्यासी था, ये लग रहा था कि ये दुनिया के जो दुख हैं उनसे बाहर निकल गया है और इसे दुनिया के दुखों का कोई भी डर नहीं है। सन्यासी के चेहरे में जो शांति थी उसको देखकर ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने डिसाइड किया कि वो भी इसी पाथ को फॉलो करेंगे। इसके बाद इन्होंने महल को त्याग दिया और अपने ट्रुथ के खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने कई सारे रास्ते अपनाए, कई सारे जो रास्ते एक्सप्लोर किए, जिसमें बॉडीली मॉर्टिफिकेशन जो बहुत एक्सट्रीमली कह सकते हैं हार्ड पाथ, कठिन जो तपस्या का रास्ता भी इन्होंने अपनाया, जिसके कारण ये लगभग डेथ के काफी करीब पहुंच चुके थे। बाद में इन्होंने ये जो एक्सट्रीम मेथड थे इसको छोड़ दिया। इन्होंने कई दिनों तक ध्यान लगाया और फाइनली इन्हें जो उस तपस्या के बाद इन्हें एनलाइटमेंट मिला, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद इन्हें बुद्ध या एनलाइटन बोला गया। इसके बाद एनलाइटमेंट के बाद इन्होंने अपना जो लाइफ है इसको धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए, धम्म इट मीन्स द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, इसको प्रोपोगेट करने में लगा दिया। The teachings of Buddha. The Buddha's teaching have been reconstructed from stories found mainly in the Sutta Pitaka. जो भगवान बुद्ध हैं उनकी शिक्षाओं को स्टोरीज के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है, स्पेशली उन स्टोरीज के थ्रू जो कि सुत्त पिटक में पाई गई हैं। सुत्त पिटक में ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जिसमें लॉर्ड बुद्ध के मिरेकुलस पावर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं जहाँ पे लॉर्ड बुद्ध ने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, रीजन के थ्रू एंड पर्सुएशन के थ्रू। तो जहाँ पे तर्क के द्वारा, विवेक के द्वारा जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने लोगों को सहमत करने की कोशिश की, ना कि अपने सुपर नेचुरल पावर को डिस्प्ले किया, अपने जो भी आपका चमत्कारी शक्तियों को दिखाया। एग्जाम्पल दिया है कि एक बार जब दुखी औरत जिसका बेटा या जिसका बच्चा जिसकी डेथ हो चुकी थी वो भगवान बुद्ध के पास आई और उन्होंने भगवान बुद्ध से उस बच्चे को जीवित करने के लिए कहा। तो यहाँ पर जो कहानी, जो ट्रेडिशंस बताते हैं कि लॉर्ड बुद्ध ने उस वुमेन को कहा कि आप जाकर के गांव से, ये जो गांव है उसमें
से आप मेरे लिए भिक्षा लेकर के आओ, और भिक्षा उस घर से लाना जिस घर में कोई भी डेथ नहीं हुई है। तो वो औरत पूरे दिन घूमती रही, घर घर गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां से उसे भिक्षा मिल सकती, क्योंकि जब उसने पूछा तब बताया कि मुझे उस घर से भिक्षा चाहिए जहां पर जिस घर में किसी की डेथ नहीं हुई हो। तो हर घर में कभी ना कभी किसी ना किसी की डेथ हुई थी, जिसके कारण वो घर भिक्षा देने में असमर्थ था। और बाद में जब वो भगवान बुद्ध के पास लौट के आए, उसने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि अगर जन्म है तो बुद्ध डेथ भी है, ठीक, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, इसको टाला नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये जो स्टोरीज हैं ये उन भाषाओं में सुनाई गई हैं जो भाषा जो ऑर्डिनरी लोग बोलते थे और जिसको वो आसानी से समझ सकते थे। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो दुनिया है ये अनिक्का, ट्रांजिएंट है, इट इज नॉट परमानेंट, ठीक। ये जो दुनिया है ये क्षणभंगुर है और इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली बदल रही है, ये सोललेस भी है, इसमें कुछ भी परमानेंट, कुछ भी इटर्नल नहीं है। और इस जो भी आपका क्षणभंगुर दुनिया में जो सौरो है, जो कष्ट है, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का इंटरनल पार्ट है। तो ह्यूमन लाइफ का जो इंटरनल पार्ट दुख है, और दुख से कोई इंसान कैसे मुक्ति पा सकता है, ये आपका बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन, मॉडरेशन के पाथ को फॉलो करके इंसान दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये पाथ ऑफ मॉडरेशन, ये सीवियर पेनेंस, ये आपका सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ इंडल्जेंस, इन दोनों के बीच के रास्ते को अपना करके इंसान संयमित जीवन जी करके दुखों से मुक्ति पा सकता है। अपने जो डिजायर्स हैं उनको लिमिटेड करके, उनको किल करके वो दुखों से मुक्ति पा सकता है, क्योंकि इंसान के दुख का जो कारण है कि उसकी इच्छाएं हैं, अपनी इच्छा को खत्म करके इंसान दुखों से मुक्ति पा सकता है, जो दुनिया के कष्टों से बाहर निकल सकता है। जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में अर्लीस्ट बौद्ध जो लिटरेचर है, इसमें वेदर गॉड एग्जिस्टेड और नॉट, ये अर्लीस्ट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये मैटर इरेलीवेंट था। इस पे जो बौद्ध रिलीजन ने कुछ नहीं कहा है, ना इसके फेवर में कुछ कहा है, ना इसके अगेंस्ट में कुछ कहा है। The Buddha regarded the social life as an creation of humans rather than of divine origin. जो लॉर्ड बुद्ध थे वो सोशल लाइफ को ह्यूमनली क्रिएटेड मानते थे, उसे ऐसा नहीं मानते थे कि ये जो समाज है इसको ईश्वर ने बनाया है इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता। उनका मानना था ये सोशल ऑर्डर because it is created by human beings, and so if humans they are not satisfied by this existing social order, they are free to change this also. और इसीलिए वो जो राजा थे, जो गृहपति थे, उनको वो एडवाइस देते हैं कि वो जो है ह्यूमन रहें, एथिकल रहें, ठीक, सबके प्रति दया रखें। इंडिविजुअल एफर्ट, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द सोशल रिलेशंस। उनका मानना था कि इंडिविजुअल एफर्ट के थ्रू सोशल रिलेशंस को बदला जा सकता है। लॉर्ड बुद्ध ने इंडिविजुअल एजेंसी, सेल्फ एफर्ट या राइट एक्शन को एक तरीका माना। किस चीज का तरीका माना? कि आपका जो साइकिल है बर्थ एंड रिबर्थ का, उससे बाहर निकलने का, सेल्फ रियलाइजेशन एंड निब्बान को अचीव करने का। तो उनका मानना था कि ईगो और डिजायर को खत्म करके इच्छा और जो अहम है उसको खत्म करके कोई भी इंसान इस दुनिया की सफरिंग से बाहर निकल सकता है और कह सकते हैं कि निब्बान
इसको अचीव कर सकता है या सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर सकता है। बौद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग लॉर्ड बुद्ध ने अपने जो लास्ट वर्ड्स अपने फॉलोअर्स के लिए कहे थे वो ये थे कि बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क फॉर योर ओन लिबरेशन। अपने दीपक स्वयं बनो, क्योंकि आप अपने सेल्फ एफर्ट से ही लिबरेशन को अचीव कर सकते हो। फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, जल्दी ही लॉर्ड बुद्ध के जो फॉलोअर्स की एक बॉडी डेवलप हो गई, मतलब भगवान बुद्ध के बहुत सारे जो शिष्य बन चुके थे, और लॉर्ड बुद्ध ने अपने डिसिपल्स के लिए संघ इसको फॉर्म किया। संघ, इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु टू बिकम टीचर्स ऑफ धम्म। तो लॉर्ड बुद्ध इन्होंने अपने शिष्यों के लिए संघ बनाया। संघ वो जगह थी जहां पर लॉर्ड बुद्ध के जो डिसिपल्स, जिन्हें मॉन्क कहा जाता था, वो यहाँ पे रहते थे, और मॉन्क या आपके जो लॉर्ड बुद्ध के डिसिपल्स थे, ये यहाँ पे रह के धम्म के टीचर्स बन सकते थे। कॉमन लोगों को बौद्ध रिलीजन की टीचिंग्स जो है बता सकते थे। ये जो मॉन्क थे जो कि इन संघों में रहते थे, उम्मीद की जाती थी ये सिंपल लाइफ लीड करेंगे, साधारण जीवन जिएंगे, और ये सिर्फ उतनी ही चीजें अपने पास रखेंगे जितनी कि उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे एक कटोरा वो होगा जिसमें वो दिन में एक ही बार भिक्षा हासिल कर सकेंगे, क्योंकि ये भिक्षा पर जीवित रहते थे, इसीलिए इन्हें भिक्खु कहा गया। शुरू में जो संघ में सिर्फ आदमी ही शामिल हो सकते थे, लेकिन बाद में औरतों को भी एडमिट किया जाने लगा। बौद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो लॉर्ड बुद्ध थे, उन्होंने इनके जो सबसे कह सकते हैं फेवरेट डिसिपल थे आनंद, डियरेस्ट डिसिपल आनंद, इनके कहने पर औरतों को संघ में शामिल किया था। और जो फर्स्ट वुमेन टू इंक्लूड इनटू द संघा, शी वाज द फॉस्टर मदर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, महाप्रजापति गौतमी। शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्खुनी के रूप में महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्हें संघ में शामिल किया गया। कई सारी जो औरतें संघ में शामिल होती थी वो भी धम्म की टीचर्स बन सकती थी, और इन्हें थेरी बोला जाता था। तो थेरीज, दे वर द रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। तो थेरीज कौन थी? वो रिस्पेक्टेड वुमेन होती थी जिन्हें लिबरेशन हासिल कर लिया होता था। भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे वो कई सोशल ग्रुप्स से आते थे, जैसे इसमें किंग्स पे इंक्लूडेड थे, वेल्दी मैन, गृहपति, हम्बलर फोक, साधारण या गरीब लोग भी इसमें थे, जैसे वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट पीपल। लेकिन एक बार संघ में शामिल होने के बाद सब लोगों को एक बराबर माना जाता था, क्योंकि संघ में शामिल होने के पहले इन्हें अपनी अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज को छोड़ना पड़ता था, और संघ में शामिल होने के बाद ये सिर्फ भिक्खुस और भिक्खुनी ही इनकी एकमात्र पहचान रहती थी। जो संघ थे उनका काम करने का तरीका गण और संघों के काम करने के तरीके पर ही बेस्ड था, जहाँ पे जो डिसीजन ये कंसेंसस, सहमति से लिए जाते थे, और डिस्कशन के थ्रू कंसेंसस को अचीव किया जाता था। Buddhism grew rapidly both during the lifetime of the Buddha and after his death, as it appealed to many people dissatisfied with existing religious practices and confused by the rapid social changes taking place around them. जो बौद्ध धर्म था
ये भगवान बुद्ध के जीवन के समय भी और इनके डेथ के बाद काफी तेजी से फैला, क्योंकि इसने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपील किया, ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया जो कि उस समय के रिलीजियस धार्मिक जो प्रथाएं थी उससे डिससेटिस्फाइड थे, और जो उस समय बहुत तेजी से सोशल चेंजेस हो रहे थे उससे कंफ्यूज भी थे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस दिया जाता था बौद्ध रिलीजन में कंडक्ट पर, वैल्यूज पर, इन्होंने भी लोगों को अपनी तरफ अपील किया, लोगों को प्रभावित किया, लोग इन वैल्यूज से अट्रैक्ट हुए, इन्होंने बौद्धिज्म को अडॉप्ट किया। जबकि दूसरे ट्रेडिशंस में जैसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में किसी भी इंसान का जो स्टेटस था वो उस पर डिसाइड होता था, उसकी सोशल सुपीरियरिटी इस पर डिसाइड होती थी कि उसका बर्थ का बेसिस क्या है, मतलब उसका जो जन्म है वो कौन से वर्ण में हुआ है, कौन से जेंडर में हुआ है। इस बेसिस पे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में इंसान की वैल्यू, इंसान की सुपीरियरिटी डिसाइड होती थी। जबकि बौद्ध रिलीजन में मित्रता, फेलो फीलिंग, ब्रदरहुड की फीलिंग कि सबको अपने जैसा मानना और सबके प्रति करुणा, कंपैशन रखना, इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता था। स्पेशली किसके प्रति? फेलो फीलिंग और कंपैशन रखना, जो आपसे यंगर हैं, जो आपसे कमजोर हैं, उनके प्रति। तो ये जो सारे आइडियाज थे उन्होंने लोगों को प्रभावित किया और लोगों ने बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट किया।